गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। चैनल आपका फेवरेट डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। आज बात करेंगे आईएमएफ की जो एक इंस्टॉलमेंट जानी थी $800 मिलियन की बांग्लादेश को, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और कहा है कि यूनिस गवर्नमेंट को ये $800 मिलियन की इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाएगी, बल्कि जब नई सरकार आएगी मार्च महीने में तब हम ये इंस्टॉलमेंट देंगे, उससे पहले हम नहीं देंगे। और हम देखेंगे कि वो पॉलिसी के अंदर क्या चेंज करते हैं। ट्रम्प साहब के एक नए एडवाइज़र आए हैं और आते ही अपना बहुत कंट्रोवर्शियल उनके ट्वीट्स रहे हैं, पहले बड़े नफरत वाले ट्वीट रहे हैं और वो खुलेआम कहते हैं कि आई डोंट ट्रस्ट इंडियंस एंड चाइनीज़। आप लोग इंडियंस और चाइनीज़ के ऊपर यकीन मत करो, उनसे दूर रहो। ये ट्रम्प साहब के नए एडवाइज़र हैं साहब, जो हेट्रेड की बात कर रहे हैं। वो ज्यूस से भी हेट्रेड की बात कर रहे हैं, इंडियन, चाइनीज और ज्यूस तीनों से। उसके बाद ईरान ने अमेरिका का प्रपोजल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ठुकरा दिया है और कहा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप हमसे बात मत कीजिए। और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग है वो हो रही है, जिसमें 2026 से 2030 तक की जो 5 ईयर प्लान है उस पर बात होगी, जिसमें जो स्लो इकॉनमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर है, आर्मी में करप्शन है और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और अगले 5 साल का जो एजेंडा तय करना है उसके ऊपर बातचीत होगी। तो आप सबका स्वागत है। आप सबको इससे पहले कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आपके घर में सुख समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य रहे, आप लोग खुश रहें, आपके घर में खुशियाँ आएँ, रोशनी रहे और लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलें। तो एक बार ये कहते हुए ये ग्रीटिंग्स की हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की जो अहम बैठक 20 अक्टूबर से शुरू हुई है उस पर बात करते हैं कि जो 5 ईयर प्लान है उनका अल्टीमेटली वो कितने सब्जेक्ट पे है। मैंने बताया है कि स्लो इकॉनमी के ऊपर चर्चा है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, आर्मी में करप्शन, इंटरनेशनल रिलेशन, इस पर ये बातचीत जो है 23 तारीख तक चलेगी। आज 21 हुई है, अभी 2 दिन और है ये बातचीत को लेकर। और इस 5 ईयर प्लान के अंदर क्या करना है इसके ऊपर भी बातचीत होगी। ये सारी की सारी बातचीत एक बंद कमरे में होगी। इसमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के 370 बड़े लीडर्स जो हैं वो शामिल होंगे। ये बैठक हर साल होती है। इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर है और जो चाइनीज़ इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, बेरोजगारी 20% पर है, आर्मी में करप्शन है, तो बहुत सारे मुद्दों को लेके जो कि बड़े हॉट मुद्दे हैं उसको लेके अगर देखा जाए तो परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। और इतनी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए ये मीटिंग हो रही है जिसमें 370 कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता भाग ले रहे हैं। ये सोशल डेवलपमेंट की जो डायरेक्शंस हैं उसको भी तय करेंगे और इनका एजेंडा जो होगा कि नए रोज़गार के मौके कहाँ ढूंढे जाएं, घटती हुई जो हमारी लोकल या डोमेस्टिक कंजप्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का स्टॉक तो बढ़ रहा है और मांग में कमी आ रही है, इसे कैसे हैंडल किया जाए। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हुए हैं उससे हमारे एक्सपोर्ट पे जो बुरा असर पड़ रहा है उससे कैसे निपटें। और 2 आर्मी के जनरल्स को निकाल दिया गया, इसमें खासतौर से हे वेई डोंग और मियाओ हुआ को पार्टी और आर्मी से निकाला गया है। 7 और 3 स्टार जनरल थे, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया, पोस्ट से भी हटा दिया गया। अब कहाँ पर है पता नहीं, वहाँ तो जब निकालते हैं तो सभी हवा में गायब हो जाते हैं, फिर क्या उनको मार दिया जाता है, क्या कहा जाता है, भगवान जाने। अब पिछले शी जिनपिंग भी पिछले 12 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, करप्शन के खिलाफ, और हजारों लाखों को सजा दी जा चुकी है। अमेरिका से जो बढ़ता हुआ टेंशन है वो एक्चुअली इस पूरी मीटिंग का मेन हिस्सा रहेगा, मेन मुद्दा रहेगा।
कि अल्टीमेटली जो ट्रम्प के टैरिफ है उसके साथ कैसे डील किया जाए, जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं उसके साथ कैसे डील किया जाए, अमेरिका के एक्सपोर्ट को, जो अमेरिका में चाइना के एक्सपोर्ट को जो नुकसान हो रहा है उससे कैसे डील किया जाए। इसमें जो एपेक समिट होने जा रहा है, मैंने आपको कई बार बताया कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का समिट जो साउथ कोरिया में हो रहा है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, दोनों ने फ़ोन पर बात भी की है। तो यहाँ पर उनकी शायद एक वाइड रेंजिंग टॉक हो सकती है और कुछ ना कुछ निकलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये आया कि जो सितंबर महीने के डेटा आए हैं, चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ सोयाबीन फ्रॉम अमेरिका, और सितंबर महीने के अंदर 0 इंपोर्ट हुआ है। ये चाइना का जवाब है ट्रम्प टैरिफ को कि मैं तुम्हारे किसानों को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारा सोयाबीन नहीं खरीदूंगा। 3 ही तो फसलें हैं, कपास, एक सोयाबीन और मक्का। इन तीनों के वहाँ पर किसान हैं, उन्हीं की फसलें आती हैं, खरीदार कोई नहीं है। कपास पे तो खरीदार मिल गया क्योंकि इंडिया ने ड्यूटी फ्री कर दिया 31 दिसंबर तक का, तो पूरी की पूरी उनकी कपास की फसल तो इंडिया में एडजस्ट हो गई। लेकिन सोयाबीन और मक्का का क्या होगा भाई? तो अब शायद मुझे लगता है कि कन्विंस करना चाहते हैं ट्रम्प साहब जिनपिंग से कि भाई आप हमारा सोयाबीन और मक्का खरीदिए ताकि हमारे किसानों का भला हो, और साथ में रेयर अर्थ भी दीजिए हमको, और बाकी जो हमें तो आपको देना वो हम देंगे, जो आपकी रेयर अपना एनवीडिया वगैरह की टेक्नोलॉजी है या सेमीकंडक्टर्स है, विल गिव यू। तो एक हार्ड टॉक तो होगा यहाँ पर, मतलब बार्गेन होगा, ले दे के तुम कुछ दोगे और मैं तुम्हें कुछ दूंगा। टेबल पे क्या रखा है आपने? वो सबसे बड़ी बात क्या आती है इन मुलाकातों में कि टेबल पे क्या रखा है। ये झूठे छोटे मुलाकात और बहाने मत करो, हम अच्छा करेंगे, हमारी बातचीत हो गई, सब कुछ है। वट यू आर कीपिंग ऑन द टेबल फॉर अमेरिका, वट यू आर कीपिंग ऑन द टेबल फॉर चाइना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर अमेरिका चाहता है कि शी जिनपिंग उससे मक्का खरीदें, सोयाबीन खरीदें, कपास खरीदें, बाकी चीज़ें खरीदें, और साथ में रेयर अर्थ का मामला सुलझ जाए, तो फिर शी जिनपिंग भी कहेंगे भैया अपनी जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो हमको दो, तुम टेबल पे क्या रख रहे हो हमारे लिए, हमें चाहिए, आप देने को तैयार हो क्या? तो इसके अंदर हो सकता है कि जब आपस में दोनों की मीटिंग होगी तो एससीओ का जब मीट हुआ था उसका जिक्र होगा। ये चाइना के तियानजिन में हुआ था, इसमें मोदी भी थे, पुतिन भी थे, शी जिनपिंग भी थे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो एपेक के समिट पे निकल के आ सकती है, और हमारी नज़र तो पहले से उस पर है। हमने पहले ही आपसे कहा है कि ये समिट होने जा रहा है और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट समिट है ये कई मायनों के अंदर। तो कोई भी इंटरनेशनल समिट होता है तो उसकी हम एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तो आपको देते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है आखिरकार। चलते हैं अब एक अगली खबर के ऊपर। बांग्लादेश से, हमारे पड़ोसी मुल्क से है। बांग्लादेश का एक शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने एक $4.7 बिलियन का IMF का लोन के लिए अप्लाई किया था, जो अप्रूव भी हो गया था, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन बाद में इस पैकेज को बढ़ाकर $5.5 बिलियन कर दिया था। और अब तक 5 किश्तों में बांग्लादेश को $3.6 बिलियन मिल चुके हैं। तो अभी करीब करीब $1.9 बिलियन मिलने बाकी हैं। उसमें से $800 मिलियन की जो किश्त थी वो किश्त इनको दरअसल दिसंबर में मिलनी थी, लेकिन IMF ने वो किश्त रोक दी है। चक्कर क्या है, किश्त रोकी क्यों गई है? ये जो छठी किश्त थी इसे देने से इनकार क्यों किया है? उनका कहना है कि अब ये किश्त हम तुम्हें तब देंगे जब नई सरकार आ जाएगी और उससे बातचीत होगी, ताकि जो मौजूदा आपके इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, अगर वो नई सरकार आके वो जो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उनको बरकरार नहीं रखती है तो फिर हम ये किश्त नहीं देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो $800 मिलियन का किश्त देने से इनकार कर दिया है कि अब ये नई सरकार को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। IMF का ये कहना है कि देखो, आप हमें कैसे एश्योर कर सकते हैं कि आपके बाद आने वाली सरकार जो हम कह रहे हैं वो करेगी? देखो, IMF तो शर्तें लगाता है साहब, और उन शर्तों के आगे कंट्रीज़ को झुकना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। जैसे कोई बड़ा महाजन होता है ना, जो आपको पैसे देता है और साइन करवा लेता है कि मेरी शर्तें हैं ये,
तो उनका कहना है कि अगर आपकी नई सरकार हमारी शर्तों पे चलेगी तब तो हम उसको ये पैसे देंगे, अदरवाइज हम ये लोन कैंसिल कर देंगे, जो बचा हुआ लोन है। इस बीच में बांग्लादेश बैंक के जो गवर्नर, बांग्लादेश बैंक जो उनका सेंट्रल बैंक है बांग्लादेश का, जैसे कि अमेरिका का फेड रिजर्व है, ब्रिटेन के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश बैंक है जो करेंसी भी इशू करता है। तो उनके गवर्नर और आईएमएफ के बीच में एक बैठक हुई थी और उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो भी अच्छा है, इस टाइम करीब करीब $32 बिलियन का रिजर्व है उनके पास। और उनका कहना है कि अगर ये $800 मिलियन थोड़ा लेट भी आते तो हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका यह कहना था कि बांग्लादेश बैंक के गवर्नर का कि हमारी जो कंडीशन अभी ठीक ठाक है और डॉलर की जो रेट है वो भी स्टेबलाइज्ड है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व है वो भी ठीक ठाक है, तो अगर थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है किस्त का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और हमारा कोई अभी इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है इस समय। लेकिन आईएमएफ तो शर्तें तो लागू करवाता ही है साहब। आपने $5.5 बिलियन का अप्रूवल लिया है तो आपको शर्तें तो माननी पड़ेंगी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं मानोगे। और आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक आपको एनर्जी सोर्सेज जो थे, पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। सरकार का हालांकि ये कहना है कि हमारा जो ट्रेड गैप है वो भी कम हुआ है, हमारा इंपोर्ट भी कंट्रोल में है, और अब चुनाव भी होने जा रहे हैं फरवरी मार्च के अंदर, तो आप यकीन मानिए। लेकिन आईएमएफ तो भाई अपनी बात ही करेगा ना, वो आपकी बात क्यों सुनेगा, अल्टीमेटली वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। तो डिले तो होगा, तो अब नई सरकार आएगी, वो आईएमएफ की शर्तों पे चलेगी, तो भैया तभी उनको वो $800 मिलियन का लोन मिलेगा। इस बीच ईरान के नेता खमनेई साहब ने ट्रंप के प्रपोजल को ठोकर मार दी है। बोलता है कि हमारे पास एटम बम है नहीं है, अमेरिका को उससे क्या लेना, हमारा कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम तुम्हें इंफॉर्मेशन दें कि हमारे पास क्या है। और वो कहते हैं कि ट्रंप साहब आप तो सौदेबाजी हैं, सौदेबाजी करना चाहते हो, आप तो सौदेबाज हो, हमारा और आपका कोई समझौता नहीं है, ना ही आपका कोई प्रपोजल हमें स्वीकार है, आपके प्रपोजल हमें एक्सेप्ट नहीं है, आप धमकाकर हमसे किसी समझौते पर साइन करवाना चाहते हैं तो हम वो नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि आपने हमारे ठिकानों को बर्बाद कर दिया, चलिए अच्छी बात है, आपने बर्बाद किया नहीं किया, वहाँ पर एटम बम था नहीं था उसको छोड़ो, उसको आपसे क्या लेना देना, लेकिन आप हमारे मामलों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ईरान को लेकर जो इंटरनेशनल जो टेंशन एक बार फिर से बढ़ता नज़र आ रहा है। यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ सैंक्शंस लगाई हैं, लेकिन अब शायद ईरान किसी का भी इस ढंग से प्रेशर है ना बर्दाश्त नहीं कर रहा इस टाइम, और ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले जितने उसके ऊपर पूरे के पूरे इल्ज़ाम थे कि सैंक्शंस लगाने के और बाकी चीज़ों के, या यूरेनियम को एनरिच करके उसका मिसयूज़ करने के, अब उन्होंने IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी बाहर निकाल दिया है। तो अल्टीमेटली अब पूरी फ्रीडम है उसके पास कि वो अपने यूरेनियम का क्या करेंगे। और इस बीच हमने ये भी खबर दी थी कि 2 नए यूनिट पावर प्रोडक्शन के रशिया जो है वहाँ पर खोलने जा रहा है ईरान के अंदर, और वो भी एक्चुअली देखा जाए तो रशिया अपनी मर्जी तो करता ही है उसके अंदर, और ख़ास तौर से वहाँ पर IAEA का तो दखल नहीं होता, लेकिन रशिया कहता है कि अगर IAEA की जो भी गाइडलाइंस हम तो उसको फॉलो करते हैं, हम तो उसके अगेंस्ट जाते नहीं हैं। लेकिन अंदर की बात सबको पता है कि रशिया कुछ काम करेगा तो भाई वो आपसे पूछ के थोड़ी करेगा, और इतनी हिम्मत तो IAEA की है नहीं कि वो रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर जाके कोई एक्शन ले सके। तो ईरान के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा ट्रंप साहब के एक एडवाइज़र आए हैं साहब, और वो एडवाइज़र भी उनके पुराने ट्वीट देखो तो उनको कहते हैं कि आप कभी भी किसी इंडियन के ऊपर और चाइनीज़ के ऊपर भरोसा मत करो। जी हाँ, किसी भी इंडियन पर और चाइनीज़ पर भरोसा मत करो। एक नए एडवाइज़र आए हैं, नाम है पॉल इंग्रासिया। इंडियंस पे यकीन मत करो। और वो कई बार ऐसे कमेंट करते रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो नाजी टाइप के फासिस्ट लोग होते हैं,
उनकी जो फासिस्टवादी जो सारी की सारी कमेंट्स रहे हैं, उसने अमेरिका की सेनेट में यानी कि पार्लियामेंट में बवाल खड़ा कर दिया है। और उनके जितने मीडिया पोस्ट हैं उनमें इंडियंस के लिए तो बहुत हेट्रेड है, बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। उन्होंने कहा था कि इंडियंस के ऊपर तो कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इंडियंस पे कभी भरोसा मत करना। और वो हिटलर की भी तारीफ करते हैं और जूस के खिलाफ भी वो पॉइजनस बातें करते रहते हैं। और अमेरिकन का कहना है कि आप जूस के खिलाफ कैसे ऐसी बातें कर सकते हो। इसी तरह से उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे विवेक रामास्वामी, उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ कहा था। और साथ में कहते हैं कि चाइनीज़ भी बिल्कुल वैसे ही हैं, उनके ऊपर भी बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता है। अब ये मैसेज पूरे के पूरे पब्लिक में आ गए हैं। जब पब्लिक में आ गए हैं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई ज्यूस का विरोधी अमेरिका में इस ढंग से भी हो सकता है। तो पॉल इनग्रोसिया जो है अपनी पोस्ट पर आते ही एक किस्म से देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। वो एक वकील हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब ट्रंप को उनकी हिस्ट्री पता है तो फिर वो उनको वहाँ पर रिक्रूट क्यों कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को ऐसे ही आदमी चाहिए साहब आज की डेट में, जो कंट्रोवर्शियल हों, जो काफ़ी हद तक इस किस्म की उल्टी सीधी बातें, हेट्रेड वाली बातें करते रहे हों, और जो इंडिया के तो खिलाफ रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ रहे हों। तो ये भी एक मैसेज है शायद भारत को कि पॉल इनग्रोसिया को लाना कि मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की कोई कदर नहीं है और ना ही मुझे कोई उनकी फिक्र है। क्या कहा जाए, अब बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना। ट्रंप साहब तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस प्रोग्राम में आप आए, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज दिवाली का दिन है तो हमारी ओर से आप सबको दिवाली मुबारक हो। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। इजाज़त लेते हैं आप सबसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।